ये जो सुधीर तिहारी है इसकी सही जगह जो है पागल खाना या जेल में है। ऐसे लोग, सुधीर चौधरी जैसे लोग सभ्य समाज के लिए बहुत घातक हैं। इसकी मानसिक दशा जो है बिगड़ चुकी है। इसका मानसिक संतुलन सुधीर तिहारी का खराब हो चुका है। इस आदमी की सही जगह पागल खाना है। और ये सुधीर तिहारी की सिर्फ मानसिकता नहीं है, ये मानसिकता तो ये इस देश के प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री इस देश के कहते हैं आदिवासियों को वनवासी। आप सोचिए हिम्मत कैसे होती है इन लोगों की हिम्मत कैसे बढ़ती है। ये जाति के आधार पर चीजों को तय करते हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार आदिवासियों का अपमान करने वाले देश के प्रधानमंत्री, उनके साथ साथ अब गोदी मीडिया भी आदिवासियों का, दलितों का, बहुजनों के अपमान करने पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इसी पर बातचीत करेंगे कि किसी तरीके से सिर्फ गोदी मीडिया को मौका मिलना चाहिए। आदिवासी समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर पूरा भूचाल आ चुका है। या ये कहें कि अब सुधीर चौधरी का पाला इस देश के मूल निवासियों से पड़ा है। मेरे साथ हैं खास मेहमान डॉक्टर ओम शुदा, युवा नेता हैं, तमाम सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। उनसे बातचीत करेंगे। पहला सवाल तो उनसे लेते हैं कि सुधीर चौधरी ने जिस तरीके से कहा कि जैसे 20, 30, 40 साल पहले आदिवासी जंगल में रहते थे वैसे ही उन्हें लौट जाना चाहिए। क्या करेंगे वो मर्सिडीज चढ़ के, क्या करेंगे वो अच्छे आलीशान महलों में रहकर? ये वही सुधीर तिहारी सरनेम है या चौधरी पता नहीं, क्योंकि सुनने में ये तो तिहाड़ जेल रह के आया। असल में मुझे लगता है कि ये जो सुधीर तिहारी है इसकी सही जगह जो है पागल खाना या जेल में है। ऐसे लोग, सुधीर चौधरी जैसे लोग सभ्य समाज के लिए बहुत घातक हैं, भारतीय समाज के लिए बहुत घातक हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को चाहिए कि सुधीर चौधरी को जो है बांध के, रस्से से बांध के, जंजीर में बांध के रखें, नहीं तो कोई आसपास से गुजरेगा तो ये हपक लेगा आदमी। इसकी मानसिक दशा जो है बिगड़ चुकी है। इसका मानसिक संतुलन सुधीर तिहारी का खराब हो चुका है। इस आदमी की सही जगह पागल खाना है। इसको तो मैं तो सरकार से अपील करता हूँ, इसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में, सुधीर तिहारी को अच्छे अस्पताल में जो है सरकारी खर्चे पर इलाज करना चाहिए। सरकारी खर्चा ना हो रहा हो तो हम लोग चंदा करके करा देंगे, क्योंकि यह आदमी सभ्य समाज के लिए जो है बहुत घातक है। इसको जंजीर में बांध के रखना चाहिए। सर, ये जो आज तक जिस चैनल में ही है तो चैनल वाला इसको जो है सब सचेत रहने का जरूरत है। पता चला सुधीर चौधरी के सामने से कोई गुजरा, अब कूद के उसको हपक लेगा। हपकना बिहार में कहते हैं काट लेना को, दांत से काट लेगा। इसकी मानसिक दशा ऐसी है। असल में क्या है कि ये लोग जिस जाति में पैदा हुए हैं ना, इनके दिमाग में मानसिकता ही इनकी यही है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा, यादव है तो गाय चराए, आदिवासी है तो जंगल में पत्ता लपेटे। और ये सुधीर तिहारी की सिर्फ मानसिकता नहीं है, ये मानसिकता तो ये इस देश के प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री इस देश के कहते हैं आदिवासियों को वनवासी। आप सोचिए हिम्मत कैसे होती है इन लोगों की हिम्मत कैसे बढ़ती है। सुधीर तिहारी का मैंने वो वीडियो देखा है जिसमें वो कह रहा है कि गाड़ियों में चलते हैं, इनको वापस जंगल में चला जाना चाहिए। क्यों भाई, क्यों जंगल में चला जाना चाहिए? तुम भी तो सुधीर तिहारी जो है सभ्यता जब नहीं आई थी दुनिया में तो तुम्हारे पूर्वज भी तो नंगे रहते होंगे, पत्ता लपेट के रहते होंगे। तो मुझे तो लगता है सबसे पहले सुधीर तिहारी को पत्ता लपेट के जंगल में छोड़ देना चाहिए और 10-20 भेड़ बकरी उसके पीछे दौड़ा देना चाहिए। आप सीनियर पत्रकार को तिहाड़ी पत्रकार कह रहे हैं, जबकि हेमंत सोरेन पे जमीनी घोटाले का आरोप लगा। उन्होंने सेना से संबंधित जमीन को बेचने का काम किया है। नहीं, मैंने वो वीडियो भी देखा है जहाँ पे हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि झूठा आरोप लगा है। एक मुख्यमंत्री कह रहा है, देश का चुना हुआ मुख्यमंत्री कह रहा है, ये जो सरकारी एजेंसी है, ये जो मनुवादियों की भागवत की जो एजेंसी है, हम इसकी बात मान लेंगे। और हमारे समाज का जो नायक है हेमंत सोरेन, आदिवासी समाज का जो नायक है, हमारा सिरमौर है, हमारा गौरव है हेमंत सोरेन, हम उसकी बात मानेंगे, क्योंकि इस देश की व्यवस्था जानते हैं। मनुवादी ऐसे ही करते हैं। कोयला घोटाला फेंक करके ए राजा को जेल भेज दिया था, क्या हुआ? कुछ नहीं निकला। लालू यादव को क्या किया? इस देश में एक ही केस में जो है मिश्रा को जो है बेल मिला और यादव सरनेम होने की वजह से जेल मिला। तो इनके दिमाग में है कि ये वनवासी हैं, ये जंगलवासी हैं, इसको जंगल में रहना चाहिए। ये मुख्यमंत्री बन कैसे गया?
ये माथे पर कैसे बैठ गया के इनको बता दें, जिसको जो है ये प्रधानमंत्री कहते हैं बनवासी जंगलवासी, जिसको ये सुधीर तिहारी जो है बोल रहा है कि जंगल में चला जाना चाहिए। भाई सुन लो, तुम्हारी मानसिक दशा ठीक नहीं है सुधीर, फिर भी सुन लो कि जो है ये जो देश है ना, ये आदिवासियों का देश है। और इस देश, जिस झारखंड के वो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के जो पैर के नीचे जो कोयला है ना, उससे तुम्हारे घर में बिजली बनती है, बिजली आती है तुम्हारे घर में। आदिवासियों के संसाधन से तुम्हारे घर में रोशनी है। और आदिवासियों का अपमान तुमने किया है। तुम्हारे ऊपर ठीक SC/ST एक्ट की धारा लगी है और जितनी जल्दी हो इस आदमी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जेल भेजने से पहले मेरी व्यक्तिगत अपील है, इस तिहारी को जेल भेजने से पहले कुछ दिन पागल खाने में रख के इलाज कराना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही बिना इलाज के अगर बिना पागल खाना गए या सुधीर तिहारी जेल चला गया तो दूसरे कैदियों को काट ठपक लेगा। तो इसको पागल आपने एजेंसियों की बात की, आपने कहा कि लालू यादव को सरनेम की वजह से जेल भेजा जाता है, जांच बिठाई जाती है। क्या इस देश में जाति के आधार पर जांच और एजेंसियां काम करती हैं? बिल्कुल जाति के आधार पर करती है। अभी जो हेमंत सोरेन के मामले में जो जजों का पैनल सुनवाई कर रहा है, उसमें एक महिला जज है, मैं नाम भूल रहा हूं, जो नरेंद्र मोदी की कानूनी सलाहकार रही है। तो फिर इसको कैसे समझें? जो भी सरकार के विरोध वाले लोगों के जो मामले होते हैं, उसको इनकी कोर्ट में डाल दिया जाता है, जो नरेंद्र मोदी से करीबी हैं, जो संघ के करीबी हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, जाहिर सी बात है कि तमाम एजेंसियां, इवन जुडिशियरी भी जो है राज सत्ता से संचालित है। और ये कोई भारत में हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है। पूरी दुनिया का इतिहास कहता है, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, पूरी दुनिया का इतिहास कहता है कि राज सत्ता से ही न्यायपालिका संचालित होती है। अगर ऐसा नहीं है तो जैसे ही गोगोई जो है राम मंदिर पर अपना फैसला देते हैं, मूर्खतापूर्ण फैसला, जिसमें कहते हैं आस्था के आधार पर फैसला देते हैं, उसके बाद वो राज्यसभा चले जाते हैं। भाई दुनिया के किस देश में आज तक जो है आस्था के आधार पर फैसला होता है? हम तो फिल्म में भी देखते रहे, सबूतों गवाहों के आधार पर फैसला होता है। आस्था के आधार पर फैसला दिया, जज बन जाता है राज्यसभा सांसद, इनाम मिल जाता है। और पहले जो काम जो है छिपे छिपे तरीके से होता था, अब वो काम खुले तरीके से होने लगा है। लेकिन ये घटनाएं इस बात की संकेत है कि हम लोग जिस आशंका को जाहिर कर रहे थे कि इस देश में अब सीधी लड़ाई देश में मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद की है, मनु स्मृति बनाम भारतीय संविधान की लड़ाई है, वह अब सच साबित हो गया है। जिस तरह से बिहार ने मनुवादियों को किया, आदरणीय तेजस्वी जी की सरकार गिराई, जिस तरह से झारखंड में जो घटनाक्रम चल रहा है, जो व्यवहार हेमंत सोरेन के साथ किया गया, क्या हेमंत सोरेन का सरनेम सोरेन की जगह मिश्रा होता, झा होता, पांडे होता, तिवारी होता, तो क्या ईडी का यही व्यवहार होता है आदरणीय हेमंत सोरेन जी के लिए? चूंकि हेमंत सोरेन जी आदिवासी हैं, इसलिए यह व्यवहार किया है। वो क्रूर कोई अपराधी है क्या? वो चुना हुआ मुख्यमंत्री है। और मीडिया में खबरें चला रहे हैं कि फरार फरार, क्या समझ रखे हो भाई? हिम्मत कैसे होती है इस तरह खबरें चलाने की? लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री है आदिवासियों को बनवासी बोलता हो, तो फिर इन मीडिया वाले तो इनके पता नहीं तलवे से लेकर क्या क्या चाटते हैं। तो इनकी तो यही भाषा होगी। अब इनको मीडिया वालों को लगता है कि देश में मनु का शासन लौटा है, मनुस्मृति का शासन लौट आया है। इसलिए ये जो दलित आदिवासी पिछड़ों के खिलाफ अब इनका जो बोलने का टेम्पू है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब ये खुलकर अपनी बात करें। कभी चित्रा त्रिपाठी बोल देती है, कभी अंजना ओम कश्यप बोलती है, अब ये बोल रहा है। तो ये चल रहा है पूरे देश में। आपने तेजस्वी यादव की बात की, लालू यादव की बात की, हेमंत सोरेन की बात की, सुप्रीमो मायावती की भी बात कर लें तो सुप्रीमो मायावती तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगी, लेकिन गठबंधन की बात करें तो गठबंधन के लोगों पे इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि घमंडिया गठबंधन, देश के प्रधानमंत्री ने उनको कहा था। इसके साथ साथ सारे भ्रष्टाचारी एकजुट होकर वो इंडिया गठबंधन नाम से अब राजनीति करना चाह रहे, तो जांच तो होना जरूरी है ना। इनका जो है, जैसे असम का जो सीएम है, क्या नाम है उसका, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, वो भ्रष्टाचारी नहीं रहा बीजेपी में आया तो। और वो कर्नाटका वाला जो एक मिनिस्टर था, इनका सीएम था,
वो जो है नहीं रहा। मतलब जितने भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी में, इवन कोलकाता में पश्चिम बंगाल का जो इनका प्रत्याशी था, ये सब जो है दूसरे पार्टियों में रहते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, और जैसे ही बीजेपी की गंगा में नहाते हैं सब सदाचारी हो जाते हैं। एक तो इनका पैमाना ये है। दूसरा पैमाना इनका ये है कि अगर जो है वो सवर्ण हुआ, ब्राह्मण हुआ, राजपूत हुआ, भूमिहार हुआ, तब सदाचारी है, और अगर वो जो है बैकवर्ड है, दलित है, आदिवासी है, तो भ्रष्टाचारी है। मनीष कश्यप बिहार का जो यूट्यूबर है वो कितना अपराधी है, दुर्दांत अपराधी है, उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए था। वो एक गंभीर मामले में कन्विक्ट होकर जेल गया था। आप देखिए यह जो मनु स्ट्रीम मीडिया है, जनेऊ मीडिया है, किस तरह उसको प्रेजेंट कर रहा है कि जैसे कोई हीरो आया जेल से। अरे वो अपराधी है मनीष कश्यप, अपराधी की तरह व्यवहार करना है। लेकिन चूंकि उसकी जाति भूमिहार है इसलिए उसको नायक की तरह पेश किया जा रहा है। तो ये सवर्ण चरित्र है। और एक जो इनका हुआ डीजीपी जो आजकल कथा वाचन कर रहा है बिहार का, गुप्तेश्वर पांडे, वो कहता है कि ब्राह्मण अगर अपराधी है तो भी सम्मान करना चाहिए। बिहार का पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कहता है कि ब्राह्मण अगर अपराधी है तो भी उसका सम्मान करना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य की कौन, अभी एक और जो है संत सन्यासी का बयान आ रहा है, वो दलितों को लेकर, महिलाओं को लेकर वो भी गंदी गंदी बात कर रहा है। वीरेंद्र शास्त्री तमाम नहीं, एक और कोई अनिरुद्धाचार्य कोई और है, ये सब लोग राम भद्राचार्य के अलावा और कोई आजकल नया चल रहा है। तो जितने भी लोग हैं, ये जितने बाबाजी लोग, भाजपाई लोग हैं, इनका चाल चरित्र ही जो है यही है कि ये लोग दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ हैं। इनको लगता है कि मनु का शासन है, जितना दबाना है इनको दबा लो। कैसे देखते हैं आपकी जो भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है वो जाति के आधार पे कर रही है या पार्टी के आधार पे कर रही है, या वाकई में देश के प्रधानमंत्री को चुनाव हारने का डर सता रहा है? नहीं, चुनाव का मसला है ही नहीं, मसला है पूरी तरह से देश में मनुवाद का शासन लाने का। और ये जाति सबसे पहले इनके दिमाग में आती है, ये जाति के आधार पर चीज़ों को तय करते हैं। दलित पिछड़ा है, गूंगा है, अगर दलित पिछड़ा, बहरा है, गूंगा है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी बना दें। लेकिन अगर बोलने वाला है तो बोलने वाला इनको नहीं चाहिए, दलित पिछड़ा आदिवासी बोलने वाला नहीं चाहिए। गूंगा है तो राष्ट्रपति बना देगा, अगर बोलने वाला है तो जेल भेज सकते हैं। वो जैसे उदित राज जी इनके यहाँ सांसद थे, बोलने वाले हैं, उनको दूसरी बार टिकट भी नहीं दे। बोलने वाला चाहिए ही नहीं, वहाँ गूंगा चाहिए, बहरा चाहिए। इनको गूंगा बहरा जो है चाहिए, विचार, जिसके पास विचारधारा है, विचारधारा वाला इनको बहुजन नहीं चाहिए। क्या करे, विचारधारा वाला बहुजन तो लड़ने लगेगा इनसे। तो इनको विचारहीन, संवेदना शून्य, ऐसे ही जिसको, जैसे चिराग है, चिराग पासवान, उसकी कोई विचारधारा नहीं, यहाँ से यहाँ तक पता नहीं कहाँ से कहाँ तक वो जो है लाल हरा पीला धागा लपेट के रहता है। तो उसकी विचारधारा है ही नहीं डॉक्टर अम्बेडकर की। वो अपने बाप की विचारधारा नहीं अपना पाया तो वो बीजेपी का दुलारा बन जाता है। तो विचारधारा के लोगों को जब रिप्रेजेंट करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो कैसे बहुजन आंदोलन सशक्त बनेगा? आप कैसे दावा कर रहे हैं कि हम लोग अब 24 में भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले हैं, हम लोग राजनीतिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं? देखिए, एक बात तो मैं हमेशा मानता हूँ, हमारे लिए तो लड़ाई कभी भी आसान नहीं रही है, क्योंकि हम लोग, डॉक्टर अंबेडकर तो पानी पीने का हक भी लड़के दिलाए, पानी तक मैसर हम लोगों को नहीं हुआ, पानी पीने का हक हम लोगों को लड़कर हासिल हुआ है। पढ़ने के लिए सावित्रीबाई फुले ने अपने शरीर पर जो है गोबर के छींटे बर्दाश्त किए हैं। तो इतनी आसानी जब हमको पढ़ने नहीं दिया, पानी नहीं, जो समाज, जो कौम हमको पानी नहीं पीने दिया, वो समाज और कौम हमको शासक बनता हुआ देखेगा, यह तो बात समझ से परे है। शासक आसानी से कैसे बनने देगा? लड़ाई बहुत मुश्किल है, और हम लोगों के लिए रोज यह लड़ाई और ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि ब्राह्मणों की एक खासियत है कि वो खुद हमला नहीं करता, वो हमारे लोगों से हमारे खिलाफ जो है लड़ाई कराता है, हमारे लोगों से हमारे ऊपर हमला कराता है। अगर मुझ पे उनको हमला कराना होगा तो हमारी ही जाति का कोई वो प्रतिद्वंदी खोज देगा। जैसे कि EWS का समर्थन करने के लिए उनको चिराग पासवान से करवाएगा। आप समझिए चीज़ों को। तो हमारी जाति के लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा कर देता है, तो इसलिए लड़ाई ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन जब बाबा साहब हार नहीं माने, सावित्रीबाई फुले हार नहीं मानी, तो हम कैसे हार माने? लड़ना तो हमारा काम है। पानी पीने के लिए लड़े, अब शासक बनने के लिए लड़ रहे हैं। समय के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को कैसे देखते हैं कि बहुजन विचारधारा
वाकई में कुछ असरदार हो रही है समाज के प्रति, क्योंकि तमाम लोगों के सवाल रहते हैं, दर्शकों के भी सवाल रहते हैं कि बहुजन संगठन के जो नेता हैं वो एक मंच पर नहीं आ पाते हैं। देखिए, हम लोग तो इसकी पहल कर रहे हैं। अभी जैसे ईवीएम के सवाल पर और तमाम बहुजन मुद्दों के सवाल पर आने वाले 19 फरवरी को हम लोग जंतर मंतर पर एक विशाल धरना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प यह है, कल की ही घटना है कि वामन मेश्राम और उदित राज जी एक मंच पे आ गए इस मुद्दे पर। चंद्रशेखर से भी बात करेंगे, मैं खुद ही बात करूंगा, कोशिश करूंगा वो भी आ जाए, एक मत हो जाए, एक मुद्दे पर आ जाए। और तमाम संगठनों से हम लोग अपील कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आ जाएं, क्योंकि अभी अगर आपस का ईगो भुलाकर साथ मिलकर नहीं लड़े ना तो फिर कुछ बचना नहीं है। ये जो बार बार हम लोग एक उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि गले में हरिया कमर में झाड़ू टंग जाएगा, वो गलत थोड़ा ही कहते हैं। तो 19 फरवरी का जो आंदोलन हम लोग जंतर मंतर पे कर रहे हैं, उसमें तमाम संगठनों को एक साथ आना होगा, सबको साथ मिलना पड़ेगा। और वामन मेश्राम और डॉक्टर उदित राज अगर साथ आए हैं तो और नेता आ सकते हैं। इसको आप छोटी घटना के तौर पर नहीं देख सकते हैं। दोनों बहुजन समाज के नायक हैं, दोनों लड़ाई लड़ रही है, एक परिसंघ चला रहे हैं, एक संगठन चला रहे हैं, तो एक बॉम्बसेफ चला रहे हैं, और दोनों इस देश का सबसे बड़ा संगठन है। दोनों परिसंघ और बॉम्बसेफ दोनों देश के दलितों पिछड़ों का बड़ा संगठन है। अब ये संगठन अगर साथ आ गए हैं, बाकी लोगों को भी साथ आना चाहिए। मैं तो अपील करता हूँ, अगर किसी की अप्रोच बहन जी तक है तो बहन जी भी शामिल हो 19 तारीख को। मैं चंद्रशेखर से तो मैं खुद ही बात करूँगा, मैं आज ही बात करूँगा कि आप भी आइए, हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि अब आपस का ईगो भुलाइए, झंडा डंडा भूल जाइए। जो असल चीज़ है कि संविधान बचाना है, उसके लिए एक आना होगा, मुद्दे पर तो एकजुट होना ही होगा। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, उन तमाम लोगों को भी जो एजेंसियों के डर से या पुलिस के डर से या FIR ना हो जाए इस डर से बोलना नहीं चाहते, लिखना नहीं चाहते, वो अपने हक अधिकारों के लिए ही बोलना नहीं चाहते? देखिए, क्या है कि लड़ना तो पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी थोड़ा सचेत रहें, अपनी नौकरी बचाना चाहिए उनको। और जो खुद नहीं लड़ पा रहे हैं, जैसे जो सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपके लिए जो लड़ने वाले संगठन हैं उनको सहयोग कीजिए, हर स्तर पे सहयोग कीजिए, आर्थिक सहयोग करिए, कार्यक्रम में आइए, अपने यहाँ लोगों को जो आदमी कर सकता है उसको मजबूत करिए। परिसंघ और बॉम्बसेफ जैसे संगठन लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग मुकदमे झेल रहे हैं, हम लोग आर्थिक संसाधन का अभाव है हम लोगों के पास, इतने कार्यक्रम करते हैं, इतना खर्चा होता है। मिलता तो है सहयोग, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिलता है। तो जो लोग सड़क पर नहीं उतर पा रहे हैं, मेरे ऊपर 26 मुकदमे, लेकिन समाज सहयोग करे तो हम 2600 मुकदमा झेलने के लिए तैयार हैं। समाज सहयोग करे, हर तरह से सहयोग करे। अभी जो 19 फरवरी को कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए लोग जुड़े, हमारी लड़ाई से जुड़े। और निधि, मैं अपना नंबर बोल देता हूँ 19 फरवरी के लिए, 8789325595। इस लड़ाई से वामन मेश्राम जुड़ चुके हैं, उदित राज जी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं, मेरा पर्सनल नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको सारी सूचनाएं मैं दूंगा, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। और इस अहम लड़ाई को, यह जो संविधान बचाने की लड़ाई है, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर ओम सुधा, तमाम उन मुद्दों पे अपनी विचार रखे जो आज बहुजन समाज कहीं ना कहीं अपने जहन में बिठाकर घर की चार दीवारी के अंदर है। अब समय आ चुका है कि आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अगर आप किसी भी दबाव के कारण नहीं बोल पाते हैं तो ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाइए जो आपकी लड़ाई को मजबूत बना रहे हैं, आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई उन तमाम बहुजन समाज की है जिन संघर्षों के लिए हमारे महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियां दे दी। अब आप सड़क की आवाज़ को इतना मजबूत बनाइए कि संसद तक पहुंच पाए और आपके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रह पाए। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो में दिया हुआ नंबर पे आप लोग मिस कॉल कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी भागीदारी में नाम ऐड करा सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।